उत्तर प्रदेश की पुलिस एक जवान लड़की को पकड़कर थाने में लेकर आती है, पर जब इस बात की जानकारी उस लड़की के माता पिता को मालूम चलता है, वे लोग भी थाने में आ जाते हैं और थाने में पहुंचने के बाद अपनी बेटी को बचाने के बजाय पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब हमारी बेटी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। अब जरा सोच करके देखिए कि आखिरकार उस लड़की ने ऐसी कौन सी गुनाह कर दी थी कि खुद उसके माता पिता ही पुलिस वालों से गुहार लगाते हुए कहते हैं कि साहब हमारी बच्ची को किसी कीमत पर मत छोड़िएगा। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफर क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है फिरोजाबाद और इसी फिरोजाबाद का एक थाना पड़ता है एका थाने के अंतर्गत एक गांव आता है नगलाचूड़, और इसी नगलाचूड़ गांव का रहने वाला है सोनेलाल। सोनेलाल के परिवार में उसकी पत्नी सरला के अलावा 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटा और 2 बेटियां। सबसे छोटे बेटे का नाम है अमर, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल। दरअसल अमर जो अपने पिता के साथ ही खेती किसानी का काम करता है, अमर की अपनी पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाती है 24 साल की उम्र में जब पहुंच जाता है, उसके बाद से सोनेलाल अब अपने बेटे की शादी करने के लिए एक लड़की का तलाश करना शुरू कर देता है और आखिरकार सोनेलाल की यह तलाश रिजोरा गांव में जाकर खत्म हो जाती है। दरअसल रिजोरा गांव के ही रहने वाली है गायत्री, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल। गायत्री के भी परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक छोटा भाई है जिसका नाम है चिंटू। गायत्री के पिता का नाम है बाबूराम और मां का नाम है रामश्री। सोनलाल जब गायत्री को देखता है तो देखकर के अपने बेटे अमर के लिए उसे पसंद कर लेता है। शादी की तारीख रखी जाती है और आखिरकार एक दिन रीति रिवाज के तहत अमर और गायत्री की शादी भी हो जाती है। गायत्री जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, कुछ महीने तक अपने परिवार वालों के साथ खुश तो रहती है, पर शादी के जब 1.5 साल का समय गुजरता है, अब गायत्री के ऊपर उदासी छाने लगता है और इसकी वजह मात्र एक होती है। दरअसल शादी का लगभग 1.5 साल का समय गुजर जाता है, लेकिन 1.5 साल के बाद भी गायत्री मां नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से गायत्री अक्सर परेशान रहती है। एक दिन गायत्री अपने पति अमर से कहती है कि मुझे एक डॉक्टर के बारे में मालूम चला है जो एटा शहर में रहता है। मैं चाहती हूं कि हम दोनों वहां पर चलते हैं और चलकर दिखाते हैं एटा शहर में। जब उस डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है अमर, जब इस बारे में अपने माता पिता से पूछताछ करता है तो अमर के माता पिता भी एटा शहर में उस डॉक्टर के पास जाने की इजाजत दे देते हैं और आखिरकार 13 मई को सुबह सुबह अमर अपनी पत्नी को बाइक पर बिठाकर टा के लिए निकल जाता है, पर देर शाम तक भी अमर जब अपने घर पर नहीं आता है, सोनेलाल अपने बेटे के नंबर पर फोन करता है, पर अब अमर का नंबर स्विच बताने लगता है। उसके बाद से सोनेलाल के जितने भी जानने वाले होते हैं सबके नंबरों पर फोन करता है, अपने बेटे और बहू के बारे में पूछताछ करता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक ना तो अमर और उसकी पत्नी घर पर आते हैं और ना ही उन दोनों का मोबाइल ऑन होता है। इसलिए अगले दिन 14 मई को सोनलाल इसी एका थाने में जाता है और अपने बेटे बहू की गुमस का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, उसके बाद से पुलिस भी दोनों के हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देती है। देखते ही देखते लगभग 4 दिन का और समय गुजर जाता है। तभी इधर 18 मई को रिजोरा थाने में एक व्यक्ति फोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, दौलतपुर गांव के खेत में एक लड़के का डेड बॉडी पड़ा है, आप जल्दी से आ जाए। पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस जब अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है और जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाले लड़के की उम्र लगभग 24 से 25 साल के आसपास थी। दरअसल उसके गले पे किसी तेजधार हथियार को चला दिया गया था। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो वहां पे पुलिस को एक मोबाइल भी बरामद होता है, बगल में एक बाइक भी पड़ा हुआ था। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है, पर पुलिस जब उस मोबाइल से नंबर निकाल कर के कॉल करती है तो मालूम चलता है कि वह मोबाइल किसी रंजीत का है जो रिजोरा गांव
का ही रहने वाला है। रंजीत के पिता का नाम है सोनेलाल। पुलिस इस बात की जानकारी सोनेलाल को देती है और सोनेलाल को भी घटना स्थल पर बुलाती है, पर सोनेलाल जब घटना स्थल पर पहुंचता है और डेड बॉडी को देखता है तो देखकर पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये डेड बॉडी मेरे बेटे रंजीत का नहीं है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उस डेड बॉडी का सिना कराने के लिए एक फोटो लेकर के देखने के बाद सोनेलाल शिनाख्त कर लेता है और साथ ही साथ पुलिस वालों से सवाल करता है कि साहब, मेरी बहू गायत्री कहाँ पर है। दरअसल गायत्री का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस जब सोनेलाल से रंजीत के बारे में पूछताछ करती है तो सोनेलाल कहता है कि हाँ साहब, मैं रंजीत को जानता हूँ। दरअसल रंजीत जो गायत्री के ही गांव का रहने वाला है और उसका एक रिश्तेदार है जो अक्सर मेरे घर भी आते जाते रहता था। सोनेलाल जब इस तरह की बातें कहते, इसे सुनने के बाद पुलिस को समझने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता है कि अमर की हत्या करने में जरूर रंजीत और उसकी पत्नी गायत्री का हाथ है। इसीलिए पुलिस जब दोनों के बारे में पता लगाने के लिए रिजोरा गांव में जाती है और लोगों से पूछताछ करती है तो पुलिस को यह मालूम चल जाता है कि दरअसल शादी के पहले से ही गायत्री का रंजीत के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके बाद से पुलिस दोनों को ढूंढना शुरू कर देती है, साथ ही साथ अपने खब को भी काम पर लगा देती है। तभी 18 मई को ही शाम के वक्त एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, रंजीत और गायत्री बख्शीपुर तिराहे पे खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाती है, पुलिस अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर जाती है और वहां से रंजीत के साथ साथ गायत्री को भी गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है। और जब इन दोनों से अमर की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो बिना किसी शक्ति दबाव के दोनों ही अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन गायत्री जब अपने ही पति की हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद अमर के भी परिवार वाले चिकचिक करके रोने लगते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 9 साल पहले, जब गायत्री अपने ही गांव के एक स्कूल में पढ़ाई करती है। दरअसल गायत्री जब जवानी के दहलीज पर कदम रखती है तो पड़ोस का ही रहने वाला रंजीत के साथ में उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। रंजीत और गायत्री के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, फोन पर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन चाह करके भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। काफी दिन का जब समय गुजर जाता है, आखिरकार एक दिन गायत्री रंजीत से कहती है कि तुम मेरे घर पर मिलने के लिए आ जाओ। घर पर मिलने के लिए रात्रि के वक्त जब गायत्री रंजीत को बुलाती है, रंजीत भी रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास गायत्री के घर पर चला जाता है और गायत्री अपने घर का दरवाजा खोलकर उसे घर के अंदर एंट्री कर लेती है। पर दोनों जब कमरे के अंदर मुलाकात करते हैं, उसी वक्त ही गायत्री का छोटा भाई चिंटू जग जाता है और जब बाहर निकलता है तो देखता है कि बाहर का दरवाजा खुला पड़ा है। जैसे ही वह दरवाजे के पास इधर पहुंचता है, गायत्री अपने भाई को देख लेती है और तुरंत ही छत के माध्यम से रंजीत को वहां से भगा देती है, जिसकी वजह से चिंटू उसे देख नहीं पाता है। उसके बाद से गायत्री रंजीत के नंबर पर फोन करती है और उसे कहती है कि दोबारा मेरे घर पे कभी मिलने के लिए मत आना। घर पे आने से मना तो कर देती है, लेकिन रंजीत उससे मिले बगैर रह ही नहीं पाता है। तभी रंजीत के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है। दरअसल रंजीत मार्केट में जाता है और एक मेडिकल शॉप से कुछ नींद की गोलियां खरीद कर लाता है और लाकर गायत्री को दे देता है और कहता है कि रात्रि के वक्त जब तुम्हारा पूरा परिवार खाना खाए, खाने में कुछ नींद की गोलियां मिला देना। गायत्री भी रंजीत की बातों में आ जाती है। उसके बाद से गायत्री का पूरा परिवार जब एक साथ खाना खाने के लिए बैठता है, सबके खाने में कुछ नींद की गोलियां मिला देती है, जिसे खाने के बाद सब के सब गहरी नींद में सो जाते हैं। उसके बाद से रंजीत गायत्री के घर पर जाता है और बड़े मजे से उससे मुलाकात करता है। पर एक दिन सेम इसी तरीके से रंजीत जब गायत्री से मुलाकात करने के लिए जाता है, आधी रात को ही गायत्री की मां की नींद खुल जाती है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। जैसे इस तरह की नजारा देखती है, उसके बाद से इस बात की जानकारी अपने भाई को देती है और चिंटू गायत्री की बुरी तरीके से पिटाई करता है। साथ ही साथ
रंजीत के घर पर भी जाता है और उसके परिवार वालों से शिकायत करता है। रंजीत को धमकी भी देता है कि आज के बाद से तुम्हें मेरे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद से अब चिंटू अपनी बहन की शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। पर इससे पहले कि वह लड़के का तलाश करता, इधर सोनेलाल अपने बेटे का रिश्ता लेकर के गायत्री के घर पर जाता है और गायत्री को पसंद कर लेता है। हालांकि रिश्ता जब ये तय हो जाता है, गायत्री शादी के खिलाफ हो जाती है, पर चाह करके भी अपने परिवार वालों का विरोध नहीं कर पाती है और मजबूर होकर अमर से शादी कर लेती है। शादी कर जब अपने ससुराल में जाती है, ससुराल पहुंचने के बाद भी रंजीत से बातचीत करना बंद नहीं करती है। दरअसल जब कुछ दिन का समय गुजरता है, उसके बाद से रंजीत को भी एक दिन अपने ससुराल में बुला लेती है और गायत्री के ससुराल वाले जब रंजीत के बारे में उससे पूछता करते हैं तो गायत्री अपने ससुराल वालों से झूठ बोल देती है कि दरअसल रंजीत मेरा एक दूर का रिश्तेदार है। उसके बाद से रंजीत भी अब बार बार गायत्री के घर पर जाना शुरू कर देता है और उसके ससुराल में ही उससे मुलाकात करने लगता है। लेकिन ससुराल में जब उससे मुलाकात करने के लिए जाता है, गायत्री को हमेशा डर सताने लगता है। इसीलिए गायत्री एक दिन रंजीत से कहती है कि मुझे फिर से कुछ नींद की दवाइयाँ खरीद कर लाकर दे दो, जैसे मैं अपने घर पर अपने परिवार वालों को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर देती थी, अपने ससुराल में भी सबको उसी तरह से खाने में मिलाकर दे दूंगी, जिसकी वजह हमें एक दूसरे से मुलाकात करने में कोई परेशानी नहीं होगी। रंजीत भी गायत्री की बात मान जाता है, मार्केट से जाकर के कुछ नींद की गोलियां खरीद कर लाता है और ससुराल में गायत्री को दे देता है। उसके बाद से गायत्री अपने ससुराल वालों को भी खाने में नींद की गोलियां मिलाकर देने लगती है। जैसे तैसे 1.5 साल का समय तो गुजरता है, लेकिन गायत्री के अंदर हमेशा एक डर सताता है कि कहीं एक ना एक दिन इस बात की जानकारी उसके मायके वालों को ना मालूम चल जाए। इसलिए एक दिन जब ससुराल में गायत्री से मिलने के लिए जाता है, गायत्री रंजीत को समझाते हुए कहती है कि हम दोनों इस तरीके से कब तक एक दूसरे से मुलाकात करते रहेंगे, बेहतर है कि कहीं हम दूर जाकर के अपनी दुनिया बसा लेते हैं। इस पर रंजीत उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे पति को रहते हुए हम कैसे यहाँ से जा सकते हैं। इसमें गायत्री उसे सुझाव देते हुए कहती है कि अगर हमारे रास्ते का रोड़ा मेरा पति अमर बन रहा है तो क्यों ना हम अमर को इस दुनिया से हटा देते हैं। गायत्री जब अपने ही पति को इस दुनिया से हटाने के लिए कहती है, रंजीत इसके लिए तैयार हो जाता है और फिर दोनों मिलकर के अमर को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। इधर रंजीत जो अपने इस प्लान में अपने ही गांव का रहने वाला अपने एक दोस्त राजेश को भी शामिल कर लेता है और फिर अमर को इस दुनिया से हटाने के लिए एक तारीख तय करते हैं, 13 मई। दरअसल एक दिन पहले 12 मई को गायत्री अपने पति से झूठ बोलते हुए कहती है कि मैंने ट शहर में एक डॉक्टर के लिए पता किया है, क्यों ना कल चल करके उसे हम दिखाते हैं। एटा शहर में जाने के लिए जब कहती है, अमर भी अपनी पत्नी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और आखिरकार अगले दिन 13 मई को सुबह सुबह अपनी पत्नी को बाइक पर बिठाकर टा के लिए निकल जाता है। लेकिन इससे पहले कि गायत्री अपने पति के साथ एटा के लिए निकलती, रंजीत के नंबर पर फोन करती है और उससे पूरे अपने प्लान के बारे में बता देती है। दरअसल इधर गायत्री जब अपने पति के साथ एटा शहर के लिए निकलती है तो उधर रंजीत भी अपने दोस्त राजेश को लेकर बाइक से रवाना हो जाता है। जब बीच रास्ते में पहुंचते हैं, गायत्री जो अपने पति के पीछे बाइक पर बैठी हुई थी, बोतल के पानी में कुछ नींद की गोलियां मिला देती है और जब एक सुनसान जगह देखती है, वहां पर बाइक को रुकवा देती है और वही बोतल की पानी अपने पति को पीने के लिए देती है। अमर जब उस पानी को पीता है तो पीने के बाद थोड़ी देर के बाद वो बेहोशी की हालत में हो जाता है। उसके बाद से गायत्री रंजीत के नंबर पर फोन करती है और वहां पर बुलाती है। रंजीत जब वहां पर पहुंचता है, उसके बाद से रंजीत और गायत्री मिलकर के अमर को एक ऑटो में लेकर के दौलतपुर में पहुंच जाते हैं। इधर राजेश भी अमर की ही बाइक लेकर के उनके साथ पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। दौलतपुर में जब पहुंचते हैं, उसके बाद से तीनों मिलकर के अमर को लेकर खेत के एक सुनसान जगह पर जाते हैं और उसी खेत में उसे पटक देते हैं। उसके बाद से गायत्री ही खुद अपने पास से एक
तेजधार हथियार को निकालती है और उस हथियार को अपने ही पति के गले पर चला देती है, जिसकी वजह से अमर की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। अमर की जब मौत हो जाती है, तीनों जब वहां से रवाना होते हैं तभी वहां पे रंजीत का मोबाइल गिर जाता है और फिर तीनों वहां से निकल जाते हैं। सबसे पहले रंजीत दोनों को लेकर अपने बाइक के पास जाता है, उसके बाद से अपनी बाइक को अपने दोस्त राजेश के हवाले कर देता है। राजेश उस बाइक को लेकर अपने घर पर चला जाता है। उसके बाद से रंजीत गायत्री को लेकर किसी दूसरी जगह चला जाता है। दरअसल दोनों ही दिल्ली भागने का प्लान बनाते हैं, पर इससे पहले कि वह शहर छोड़ पाते खब इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। वाकई में गायत्री जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस गायत्री के तहरीर पे रंजीत के दोस्त राजेश को भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब इस बात की जानकारी गायत्री के माता पिता को मालूम चलता है, जब दोनों ही थाने में पहुंचते हैं और थाने में जब अपनी बेटी को देखते हैं तो देखने के बाद पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हमारी बच्ची को किसी कीमत पर मत छोड़िएगा। लेकिन जब इसका असलियत अमर के परिवार वालों को मालूम चलता है तो सब के सब चिक चिक करके रोने लगते हैं। फिलहाल पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो रोजाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं है, बल्कि अपना कीमती समय निकालकर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है इकबाल सिंह, जो गांव जड़क, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं ज्योतिका जोशी, जो गुजरात प्रदेश की रहने वाली है। तीसरे मेरे व्यूअर हैं रामवीर सिंह, जो पंजाब प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं यूसुफ पठान, जो अपना एड्रेस नहीं दिए हुए है। लास्ट मेरे व्यूअर हैं बिलाल अहमद, जो वैसे तो चंदौली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन सऊदी अरबिया में रहकर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। मैं आप तमाम व्यूवर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।